जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में आज ज्योमेट्री का यह पार्ट 3 है और इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। आप उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि सीक्वेंस वाइज में किसी चीज़ को पढ़ना आसान होता है और इतना आसान हो जाता है कि शायद अगर मान लिया जाए 2 दिन अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट भी जाएगी तो अगले नेक्स्ट क्लास में आप अगला वीडियो को देख करके सीख पाएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ परिभाषाएं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखा था, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी ने अच्छे फीडबैक मैसेज किए। तो इस मैसेज से मुझे कुछ फील होता है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप भी अपना एक कीमती समय निकाल करके मैसेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें ताकि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर मेहनत कर सकूं। ठीक है, थोड़ा सा होता है कि एक एनर्जी होती है तो पढ़ाने में मज़ा आता है। तो चलिए पहले तो आपको मैं एक बार देख लूँ कि आप कितना पढ़े हैं, तो एक बार रिवीजन हो जाए। देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपने पढ़ा कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण बराबर होते हैं। और संगत के कोण हमने बताया था आपको। चलिए एक बार समझते चलेंगे। संगत के कोण बराबर होते हैं। इंक लेके नीचे से, इंक का डिब्बा होगा नीचे रखा होगा। देखिएगा, ये समांतर रेखा है और कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है। ठीक है, मान लीजिए एल है, ये एम है, ये और एन है। इसको नंबरिंग कर दिए थे ताकि मुझे पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। 3 4 5 6 7 8। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, काम आ जाएगा, बिना लिखे हुए वाला, है ना। देखिए, संगत कोण आपको बताया था कि एक का संगत कोण क्या हो जाएगा, 5। ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, जैसे इधर वैसे इधर। बहुत सारे बच्चे इसी में फंस के रह जाते हैं। तो एक का संगत कोण 5, 3 का संगत कोण 7 होता है। ठीक उसी तरीके से 2 का संगत कोण 6, 4 का संगत कोण 8 है। इसका यह मतलब नहीं कि आप याद करके जहां जाइएगा वहां बोलिएगा 1 का संगत कोण 5 होता है। 1 और 5 में सिर्फ पोजीशन का फर्क है। पोजीशन को देखिएगा, नंबर को नहीं देखना है आपको। पोजीशन समझना है कि अच्छा ये ऊपर वाला का ऊपर वाला, नीचे वाला का नीचे वाला संगत कोण होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। दूसरा बताया था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर के कोण समान होते हैं। तो एकांतर कोण क्या होता है भाई? तो एकांतर कोण होता है आमने सामने दूर दूर का होता है, एकांतर कोण होता है। दूर दूर का क्या होता है? एकांतर कोण होता है। ठीक है ना, जो मतलब कि दूर का दूर से और पास का पास से। लाइन के अंदर में जो होता है, देखना ध्यान से, लाइन के जो अंदर होता है वह अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं और लाइन के जो बाहर होता है उसे बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो लाइन के अंदर देखिएगा तो 3 का क्या होगा, 6 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से 5 का 4 और 6 का 3 बोल देंगे एकांतर कोण से। तो जल्दी से बताइएगा कि 3 का एकांतर कोण क्या होगा। तीन का एकांतर कोण क्या होगा, 4 का एकांतर कोण क्या होगा। तो ठीक उसी तरीके से बाहर वाला को चेक करना है आपको। तो बाहर वाला को चेक करिएगा तो 1 का एकांतर कोण 8, 2 का एकांतर कोण 7। तो इस तरीके से आपने एकांतर भी समझ गया। अगला हमने बताया था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक ही ओर बनने का मतलब होता है अंतः कोण, मतलब 3 और 5 एक ही ओर है और अंदर में है तो इसे अंतः कोण कहेंगे। अर्थात 3 और 5 को जब जोड़ा जाएगा तो 180 डिग्री बोली जाएगी। तो 3 + 5 = 180 डिग्री। उसी तरीके से 4 + 6 हमारा
180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। चौथा मैंने आपको पढ़ाया था, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब दो रेखा एक दूसरे को आपस में कट करे तो आमने सामने वाले कोण को सम्मुख कोण कहते हैं या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और आमने सामने का जो कोण होता है वह आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक है, तो देखिए कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए अलग लाइन बनाए, अरे ये दोनों लाइन भी तो आपस में काट रहा है, तो इन दोनों के आमने सामने का इक्वल होगा, तो एक का क्या होगा 4 और 2 का क्या होगा 3। ठीक उसी तरीके से 6 का सम्मुख कोण 7, 6 का 7, 5 का सम्मुख कोण 8। तो सम्मुख कोण आपको समझ में आ गया, तो हमने आपको एकांतर कोण, संगत कोण, सरल रेखा, सरल रैखिक कोण का विपरीत, एक ही और बने अंतः कोणों का योग बताया। शायद आपको इन थ्योरियों के मदद से बहुत सारे सवाल बनेंगे। आगे समझिएगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाई जाए तो जो बाहर वाला कोण होता है उसको बहिष्ठ कोण कहते हैं। तो बहिष्ठ कोण सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब अगर ये 70 डिग्री ये वाला 30 डिग्री, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला 100 डिग्री होगा। क्यों? तो इन दोनों का योग बाहर वाले के बराबर होता है। क्लियर है? तो इस चीज को हमने बताया। हमने आपको यह भी बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या दो समकोण के बराबर होता है। हमने आपको यह भी बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अर्थात 4 समकोण के बराबर होते हैं। हमने आपको एक चीज और बताया था कि यदि कोई भी बहुभुज हो और उसके भुजा को बढ़ा दिया जाए अपनी सिद्ध में, तो बाहर बने जो कोण होंगे उस कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो इतना हम लोग पिछले क्लास में और इस पे प्रश्न को देखे थे, लिख करके बताए हैं आपको, तो आप पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, ये तो हमारा कल का काम हो गया, जो रिवीजन कराए थे, एक बार रिवीजन हो गई आपकी तो अच्छा है, बहुत अच्छा। जो पढ़ के आए हैं, सीखे हैं, बहुत बेहतर। चलिए, आज हम लोग नोट पढ़ेंगे और जरा नोट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, नोट जो पढ़ेंगे हम लोग, उस नोट को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सीखिएगा, तो ज्यादा मजा आएगा आपको। जैसे पहला नोट हम लोग चल रहे हैं लेकर के, और पहला जो नोट है हमारा कि अगर कोई न्यूनकोण त्रिभुज है तो उसकी जो ऊंचाई होती है ना, यानी लंब, वो अपने आधार पर होता है। सीखना है मेरे साथ। न्यूनकोण त्रिभुज, यहां से नोट करके लिखिएगा आप लोग, है ना। न्यूनकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब उसके आधार पर होता है, उसके आधार पर होता है, आधार पर होता है। न्यूनकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होते हैं उसके आधार पर होते हैं। गुड। अब जरा समझेंगे भाई क्या है, तो चलिए हम पहला फिगर के माध्यम से आपको सिखाते हैं। जैसे मेरे पास एक फिगर है, ये देखिए, इसका नाम है ABC, और इस त्रिभुज में ना ये लंब है, मान लिया ये लंब डाला गया है, तो जिस पर लंब होता है ना वो आधार होता है, और जो लंब डालते हैं वो हमारा ऊंचाई होती है। ठीक है, तो कब न्यूनकोण त्रिभुज में। अब कहेगा न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो बोलेंगे न्यूनकोण त्रिभुज कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। और न्यूनकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई होती है उसके आधार पर होता है। यही बतलाना चाहा मैं। तो आप बोलिएगा यहां बोलेगा, अगर मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना हो मुझे, तो बोलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मतलब होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो जल्दी से बताइएगा आधार क्या होगा आपका, तो आधार होगा BC। आधार क्या होगा, हेलो, हाँ क्लास में
चलिए देखिएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा हो जाएगा बी सी और ऊंचाई हो जाएगा ए डी। तो बस इतना आपको पहचानना है, सिर्फ यहां निकालना नहीं है, पहचानना है कि आधार क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा। ये तो बड़ा सीधा फिगर था सर, तो बताना बिल्कुल आसान है। चलिएगा अगला फिगर देखिएगा। इसका अगला फिगर क्या है, फिगर यही रहेंगे, सिर्फ आपको कुछ समझा रहा हूं मैं। कहोगे समझने से क्या फायदा है, बहुत फायदा है, सब फायदा तो यहीं से मिलेगा आपको। ये देखिए, अब बताइए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। तो लंब हमारा हो जाएगा बी डी और आधार हो जाएगा ए सी। तो समझ में आया मैं थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आप थोड़ा अच्छा सोचें, बेहतर नॉलेज आपके पास हो। ऐसा ना कि सीधा वाला रहेगा तो आधार, खड़ा रहेगा तो लंब, बाकी तो हम नहीं जानते हैं, भूल गए हैं हम। ऐसा नहीं, सीखना है। तो बोलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, क्यों? क्योंकि ये तो त्रिभुज एबीसी ही ना है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 1/2 इंटू आधार बोलेंगे तो AC और ऊंचाई बोलेंगे तब BD। ठीक है। अगर मैं तीसरे फिगर की बात कर लूं कि और भी कुछ तरीका हो सकता है, तो बता रहे हैं आपको। फिगर आप एक साइज का बनाइए, बड़ा बनाइए, छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। ABC, अब कुछ इस तरीके का मैं देता हूं फिगर, तो बताइए जल्दी से। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार बोले तो AB, आधार बोले तो AB और ऊंचाई बोले तो CD, ऊंचाई बोले तो CD। तो इस तरीके से आप बोल पाएंगे। अगर जगह बचेगा नीचे आपको, तो लिख लीजिएगा नोट करके ठेठ भाषा में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होती है। अब कहोगे तो हमको तो याद है, तो हम काहे लिखेंगे। लिख लीजिएगा, हो सके आपके कॉपी से कोई पढ़े तो उसको समझने में आसानी हो, है ना। तो नोट करके लिख लीजिएगा जल्दी से। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ये पहला थ्योरी हुआ, 4 नोट लिखवाएंगे आपको। ये पहला नोट हुआ कि न्यूनकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है उसके आधार पे होते हैं। जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए अगला देखिएगा, नोट नंबर 2। अधिक कोण त्रिभुज का शीर्ष लंब, अधिक कोण त्रिभुज का शीर्ष लंब, शीर्ष लंब आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होता है। बढ़ाए हुए भाग पर होता है, आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होता है। ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज का शीर्षलंब आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होता है। अब देखेंगे कि आधार अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। देखिएगा, तो अधिक कोण त्रिभुज इसे कहा जाता है कि जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। ये वाला है अधिक कोण त्रिभुज, ये ठीक है, इसे कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अब जरा देखिएगा कि इसमें आधार क्या होगा, ऊंचाई क्या होगी, इस सबको देखना होता है। मान लिया ABC कोई त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो भाई आप जानेंगे तब ना कि आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है। तो आधार गुने ऊंचाई करने के लिए आपको देखना है कि आधार के बढ़ाए हुए भाग पर जब भी ऊंचाई होती है ना, जब ऐसे होता है, ठीक है। ऊंचाई जब भी होगी जब इस तरीके का होगा, टेढ़ा वाला कभी नहीं ऊंचाई होता, उसे तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई जब भी होती है परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो क्या ऊंचाई तो हमारा AD हो जाएगा, तो क्या
CD होगा हमारा आधार। अरे आपकी ज़मीन C से लेके B तक ही ना है, अब ज़बरदस्ती घर के आगे छज्जा निकाल देते हो तो वो आपका ज़मीन थोड़ी ना है। अपना ज़मीन पे तो घर उठाइए लिए हो, तो ये आपका ने कब्जा किया है। हाँ बोलिए, AD जो है उसकी ऊंचाई है और BC जो है उसका ज़मीन है, अर्थात आधार है। ये काल्पनिक रेखा है, ये आधार नहीं होता है, यही समझाना चाह रहा हूं। तो देखिए 1/2 ने आधार बोले तो BC, ऊंचाई बोलेंगे तो AD। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। माइंड द फ्रेश करना है। ज्योमेट्री है जो बिना फार्मूला का है, और माइंड है जो फ्रेश करके चलना है। अगर मैं इस चित्र का फिगर को उलट देता हूं, ठीक है, क्योंकि जब तक कुछ बदलेंगे नहीं ना तब तक कुछ नया होगा नहीं। तो अगला फिगर हम आपको बदल देते हैं, कुछ इस तरीके का कर देते हैं। चलिए, ये भी अधिक कोण त्रिभुज है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ABC दे दिए। तो जो इसकी ऊंचाई होगी ना, ये आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होगा, ये इसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, मान लीजिए D पर मिला, तो अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसकी ऊंचाई आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होगा। तो इस फिगर के लिए देखिए तो क्या बोलेंगे आप, इस फिगर के लिए बोलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो अगर नाम मैं बदल देता हूं थोड़ा सा, ABC कुछ अलग नाम देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार हमारा हो जाएगा BC। अच्छा, ऐसे भी BC ही था, तो ऐसा करते हैं ना, ABC कहीं भी नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, सिर्फ पहचान करना है हम लोगों को। तो आधार हो जाएगा AC, आधार होगा AC, और ऊंचाई होगा आधार के बढ़ाए हुए भाग पर, ऊंचाई BD होगा, ऊंचाई BD। सीधे जानेंगे कि आधार के बढ़ाए हुए भाग पर जो मिलेगा वो मेरा ऊंचाई होगा। ठीक, तो उसी तरीके से तीसरा फिगर देखिएगा, ठीक है, ये भी अधिक कोण त्रिभुज है। इसके आधार के बढ़ाए हुए भाग पर उसकी ऊंचाई होगी। ठीक, नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ध्यान से कि जब भी होता है ऊंचाई, अब इस बोर्ड को मैं घुमा तो नहीं सकता हूं, एक ही फिगर के स्थिति को 3 बार हम घुमा के बताए हैं, ताकि तुम सीधा सीधी बता दो तो टेढ़ा टेढ़ी वाली बता दो। तो आधार हमारा जगह AB बोलेंगे तीसरा नंबर में, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुने आधार बोलिएगा तो AB, और ऊंचाई बोलिएगा तो CD। अब आप कहोगे ना कि सर इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है? अगर हर चीज़ का फ़ायदा इंसान को तुरंत मिल जाए तो फिर आप तो सब मतलबी हो जाएगा इंसान, है कि नहीं है? कुछ फ़ायदे समय के बाद मिलता है, बहुत समय बीत जाने के बाद। और शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें इनपुट करने के बाद आउटपुट तुरंत नहीं निकलता है, इसलिए अधिकांश बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये सबसे बड़ा फैक्ट रीज़न है। अभी तुम किसी का काम कर दोगे, बेरोजगारी में किसी का काम कर दीजिए, आप बोला ढो दीजिए किसी का, आपको तुरंत 100 रुपये मिल जाएगा, तो आपको मज़ा आ गया, क्योंकि तुरंत काम किए, इनपुट दिए, आउटपुट मिल गया, इसलिए मज़ा आया। अगला दिन 200 बोला ढोगे, फिर जिंदगी भर बोला ढोते रह जाओगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझोगे, पढ़ोगे, कुछ समय के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या आने वाले भविष्य में कभी ना कभी आपको लगेगा कि छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ करके हमने बहुत बड़ा विशाल भंडार एकत्रित कर लिया है। तो इस पर ध्यान दीजिए आप, है ना, छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं ध्यान दीजिए, अभी बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। तो देखिए, तीनों को हम लोग पढ़ा अपने अपने तरीके से, फिगर को बदल बदल के। एक मोड़ आएगा, उस मोड़ पर इन तीनों मिलेंगे और उस समय कहेंगे, का हो चचा, पहचान की है, हम तो पहले आपके साथ मिल चुके थे। तो आप कहिएगा कि हाँ हाँ मिले थे। और जो लड़का नहीं जानेंगे उसको क्या पता कि कौन मिला था या कौन नहीं मिला था।
तो याद रखिएगा, मैं बोला हूं, मेरी बात आगे जाके सत्य होगी। ठीक है, तो इसे नोट करिए और समझ के बनाइए फिगर को। तो इसे जल्दी से नोट करिए, फिर तीसरा नोट हम लोग लिखेंगे। चलिए नोट नंबर 3 देखते हैं। नोट नंबर 3 नंबर नोट क्या कहेगा कि एक ही आधार पर समांतर रेखा के बीच, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये बहुत आसान है लेकिन समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। एक ही आधार पर दो त्रिभुज समांतर रेखा के बीच में हो तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। जिस देखिएगा, ठीक है, ये मेरा मूल फिगर है। अब आपको तो समझ में नहीं आएगी एक ही आधार पे कैसे बनता है, तो देखिए अब आपको समझ में आएगा। देख रहे हो, एक ही आधार CD है जिस पर वो बना हुआ ABCD एक त्रिभुज बना हुआ है। एक त्रिभुज बना CDB, दो त्रिभुज है ना। कहता है अगर ये दो समांतर रेखा के बीच में है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। यही थ्योरी है हमारा। तो चलिए इसी को हम लोग लिखते हैं। थोड़ा सा इंक भर लेता हूं। पहले फिर से सुन लीजिए मेरी बात को कि अगर एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बनेगा तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि एक ही आधार पर समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब लिखता हूं मैं। पहले आप लोग भी लिखते चलिए मेरे साथ आप भी लिखिए। मैं बोलता हूं भी और लिखता भी हूं। लिखिएगा, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। याद रखिएगा कि अगर एक आधार पर दो त्रिभुज बने और वो समांतर रेखा के बीच में हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अगर ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस बशर्ते अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, मैं वादा करता हूं आपको समझ में आएगा। जल्दी से देखिए, अभी लगता है लंझाड़ है। ठीक है, तो चलिए नाम पढ़िएगा मेरे साथ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। इस नाम को पढ़ रहे हैं आप, इस नाम को पढ़िए तो जल्दी से। लो इसको मिटा देता हूं। इस नाम को पढ़िएगा तो ADC मिलेगा, जो किस आधार पर है, जो DC पर है। और एक नाम और देखिएगा आप, जो आपको मिलेगा वो भी DC पर ही है लेकिन BDC है या BCD है। तो दो वो त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। कब? जब रेखाएं समांतर रहेगी तब। अब देखिएगा, मैं ऊपर वाले लाइन को मिला दिया और नीचे वाले लाइन को गायब कर दिया, तो फिर भी दो त्रिभुज बना हुआ है। किस पे? तो AB पे। कौन कौन सा त्रिभुज बना हुआ है? तो एक बना हुआ है ABD और एक बना हुआ है ABC। दो त्रिभुज है ना बना हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि जरूरत कब किस पे पड़ जाए और किस आधार से कौन बराबर हो जाए, ये तो भाई क्वेश्चन देखने पर ही पता चलेगा। तो अभी मैं दोनों को मैच कर देता हूं पूरा। अब मैच करके आपको नाम पढ़ेंगे। चलिए लिखेंगे, चूंकि यदि AB बोलेंगे, एक ही आधार बोला था मैंने, क्या? समांतर के बीच में।
बोले यदि ए बी समांतर सी डी है, यदि ए बी समांतर क्या है, सी डी है, लिखेंगे जब आधार किस पे पहले बना लूं, पहले सी डी पे बना लेता हूं, ठीक है, ऊपर वाला में डाल देता हूं ताकि आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, जब आधार सी डी हो, अगर सी डी को अपने आधार माना है तो उस सी डी पर कौन कौन सा त्रिभुज बना है, तो बना है ए डी सी, और कौन बना है, तो बना है बी डी सी, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो लिख दीजिए आराम से, एरिया ऑफ त्रिभुज, इसलिए हो तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी। अब लगता है कि तुम समझ गए, हाँ सर अब समझ में लो क्यों। अच्छा, एक आधार पर अगर दो त्रिभुज बना रहे तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर। अगर सर गलती से परीक्षा में पूछ दे कि ए डी सी का मान 50 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बी डी सी का मान 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, थेल्स प्रमेय में काम आएगा, अभी रख दो उसको, हाँ थेल्स प्रमेय में काम आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी गौर है पुनः, जब आधार, अब ए बी को आधार मान लिया जाए, नीचे वाला पल भर गायब कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, समझ में आए। जब आधार ए बी हो, जब आधार ए बी हो तब क्या होगा भाई, तो होगा इस आधार पर बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा डी ए बी डी, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी सी, ए बी सी, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इस बात को याद रखिए, तो कितना, इतना दिमाग मत खराब करना अपना, सीधे याद रखना कि एक आधार पर अगर दो त्रिभुज बना रहे और दोनों त्रिभुज के हाइट इक्वल हो, मतलब समांतर रेखा के बीच हो, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए इसको पूरा कर लेंगे। चौथा नोट, चौथा नोट इसका उल्टा है, ठीक है। अभी तो आपने देखा कि एक आधार पर समांतर रेखा के बीच अगर दो त्रिभुज बना रहेगा तो वो क्या होगा, बराबर होगा। अब कहता है कि अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बना हो और दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समांतर रेखा के बीच होता है, उल्टा। पहले समांतर रेखा के बीच रहता था क्षेत्रफल बराबर, और अब क्षेत्रफल बराबर है तो समांतर रेखा के बीच में होंगे। यही फंडा है आपका। चलिए मेरे साथ लिखिएगा, देखो एक ही आधार पर, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर हो, तो एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समांतर रेखा के बीच होता है। समांतर रेखाओं के बीच या रेखा के बीच, समांतर रेखाओं के बीच होता है। एकदम उल्टा है,
इस स्टेटमेंट को आप याद करना होगा आपको। जी आपको लिखा रहे हैं, शोभा के लिए नहीं है, आपके लिए, आपको याद करना है, नहीं तो ऑनलाइन डंडा भेजेंगे आपके लिए। चलिए इसमें क्या होगा, चित्र यही रहेंगे और बस सिर्फ करना क्या है कि यदि देखिए ध्यान से, ये नहीं रहेगा, चलो मैं फिर से कर देता हूं। इसमें उल्टा है कि अगर आधार CD है, देख लीजिए, अगर आधार CD है तो CD आधार है तो उसका क्षेत्रफल पहले से बराबर दिया हुआ है। चूंकि क्षेत्रफल बराबर है, ये खुद कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल बराबर है तो जहां बराबर है ना क्षेत्रफल, उन दोनों रेखा के बीच में वो है। इसका मतलब कि जब आधार CD हो तो CD पर दो त्रिभुज बना हुआ है, वो दोनों आपस में बराबर है। हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद कह रहा है। और तो हम कहेंगे कि बराबर है तो तू समांतर होगा रे, इधर क्या कर रहा है, AB समांतर CD, तो लिखेंगे इसीलिए AB समांतर CD। पहले था AB समांतर CD तो क्षेत्रफल बराबर, और अब क्षेत्रफल बराबर तो होगा समांतर, यही तो उल्टा पढ़ रहे हैं। गुड। अगला देखिए कि जब आधार AB हो, तो AB अगर होगा आधार तो इस पे कौन सा बनेगा ABD, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जैसे ही दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, जैसे ही दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, आप आराम से कह सकते हैं कि अगर एक ही आधार पर तुम दोनों बने हो और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो तुम दोनों लाइन के अंदर हो। इसका मतलब समांतर रेखा के भीतर हो। AB समांतर CD, AB समांतर CD, फिगर वही रहेगा, सिर्फ कुछ लाइनें चेंज हुई है। तो आई होप आप अच्छे से थ्योरी को समझ गए होंगे। तो थ्योरी को समझना जरूरी था, इसलिए आपको बहुत बेहतर से समझाने का प्रयास किया। अगर सच में आज क्लास आप किए हो और मेरी बात को सच में इसे ध्यान दिया है तो आगे की क्लास आपको बिल्कुल आसान लगने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। अगर इग्नोर कर दियो ना तो समझो कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत चलेगा। पहले इसको लिखिए, नोट करिए। वीडियो को रोक करके आराम से आप कर सकते हैं। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई अकबकाहट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल क्लास की तरह पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। यही थोड़ा सा है कि हम ऐसे ही पागलों की तरह बक रहे हैं, ऐसे ही बक रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ अलग होती है कि नहीं। लेकिन मान लिया हूँ कि आपसे ही बात कर रहे हैं। चलिए, तो अभी ध्यान दीजिएगा कि यूक्लिड जो थे वो ज्यामिति के पिता कहे गए। तो यूक्लिड के दो शिष्य थे, थेल्स और पाइथागोरस। तो थेल्स और पाइथागोरस ने अपने अपने अनुसार कथन दिया, स्टेटमेंट दिया। तो आपको अभी मैं एक होमवर्क में कॉपी के पीछे लिख लीजिए, ठीक है। अभी आप लोगों को थेल्स पर में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो थेल्स पर में सिद्ध करके बताएंगे आपको। तो पहले तो हम कहेंगे कॉपी के पीछे नोट कर लो, मेरे साथ अभी लिखिए आप, और उसे चाहे जो हो जाए याद नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाना बेकार है हमको है। तो क्लास में जो हम पढ़ाएंगे आपको याद होना भी चाहिए। बात समझ में आई? तो जो भी लिखवाएंगे उसको कॉपी के पीछे लिखिए। कॉपी गंदा नहीं करना है, कॉपी बेहतर बनाना है, ठीक है। तो चाहेगा तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक यही बहाने 2 बार लिख लोगे, लिख लो, कॉपी के बगल में ही लिख लो। जहां पे अभी सारा थ्योरी लिख रहे हो ना वहीं लिख लीजिए स्टार दे करके, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार फोन आ रहा है बहुत। चलिए अब नहीं आएगा, स्विच ऑफ हो गया। देखिए सुनना ध्यान से, ठीक है। आप स्टार में लिख लीजिए, क्योंकि एक जगह रहेगा तो यही बहाने एक बार लिख भी तो लोगे। लिखिएगा स्टार दे करके, स्टार दे लीजिए और लिख लीजिए थेल्स पर में होता है, ठीक है। थेल्स पर में, थेल्स
अभी इसको सीधे नहीं करेंगे, अभी स्टेटमेंट आपको कंठस्थ होना चाहिए, एकदम ओठों पे, एकदम लबर लबर बोलना है एकदम आपको है। हाँ चलिए, तो स्टेटमेंट क्या होता है मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए कि थेल्स पर में क्या होता है, तो आप कहिएगा कि हम क्या बताएंगे। अरे मन में बोलना, अगर बता दिए तो समझो कि आप मेरे से कनेक्ट हो, और नहीं बताए तो आप हम समझेंगे कि तुम डिस्कनेक्ट हो, बस बात इतना ही है, तो याद करना है, ठीक है। चलिए, तो थेल्स पर में उसे कहा जाता है बुआ कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अगर एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींच लिए, तो ये जो रेखा इस दो लाइन को, दो भुजा को जिस बिंदु पर काटा है ना, वो बिंदु इन दोनों को समानुपात में बांट देती है, बराबर बराबर नहीं, समानुपात में बांट देती है। मतलब जितना इधर उतने इधर, जितना इधर उतने इधर, मतलब ए बी सी कोई अगर त्रिभुज है और डी ई, ये दो बिंदु जो ए बी और ए सी को काटता है, तो ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटती है। याद कर लीजिए अभी ये, है ना, ताकि उस समय दर्द ना हो। तो क्या बोलेंगे, तो लिखिए मेरे साथ, लिखिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, तो बोलना है हम धारा प्रवाह स्पीड में कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ये बोलना है आपको। और जितना बार नहीं आए उतना बार बोलना, अगला वीडियो नहीं देखिएगा जब तक ये स्टेटमेंट नहीं याद होगा। अगर पढ़ना चाहते हो तब, और रट के पढ़ना चाहते हो तो भैया कोई दिक्कत नहीं, नोट करते रह सकते हो, चाहे नहीं भी हमारा वीडियो देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ के रटना, ऐसे फिगर देख, फिगर से समझना है। यदि किसी त्रिभुज में, हाँ भाई त्रिभुज देख रहा हूं, कि एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक भुजा के समांतर खींचा मैंने, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, हाँ समझ गया, ए बी और ए सी अन्य दो भुजाएं को जिन दो बिंदुओं पर, ठीक है, दो बिंदु पर काट रहा है, भुजाओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद हो रहा है, तो वे बिंदु, ठीक है, वे बिंदु मतलब डी और ई, उन भुजाओं को, मतलब किन भुजाओं को, ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है। अच्छा समझ गया, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, समान अनुपात का मतलब यही होता है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, याद रहेंगे, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो इस लैंग्वेज को आप याद कर लेंगे, नोट करिए दबा के इसे जरा। चलिए अगला लिखिएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम, ये भी याद रख लेंगे। इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, 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 इसको क्या बोलेंगे? अरे सिंपल, एक दूसरे का उल्टा बोल तो रहा है कि जब समांतर रेखा के, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर गई थी तो उन्हें समानुपात में बांटा गया। अब उल्टा है
कि समानुपात में बांटेगा तो रेखाएं समांतर होगी। तो लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है, मतलब अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वे तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक बार देखते हैं, बोलना है स्टेटमेंट को। बोलना है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह कौन? जो रेखा जिन भुजा को समान अनुपात में बांटती है ना, वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम पूछेंगे कि बताइए थेल्स पर में क्या होता है, तो आपके दम जुआ पे होनी चाहिए, है ना? बोलो जुआ केसरी, वही वाला बात। हाँ, गुटखा उटखा में तो मजा आएगा, इसमें नहीं मजा आएगा। जब थेल्स पर में बोलेंगे तो आप बोलना है बड़ा शालीनता से कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। बोलेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम बोलिए, तो थेल्स प्रमेय का विलोम बोलिएगा कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वे तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपका होमवर्क है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम और 4 गो नोट लिखवाए हैं। जरा एक बार 4 नोट को एक बार रिपीट कर लीजिए, मैं देख लूं और देखना चाहता हूं कि याद किए कि नहीं। तो पहला नोट था कि न्यूनकोण त्रिभुज का शीर्षलंब उसके आधार पे होता है। दूसरा था कि अधिक कोण त्रिभुज का शीर्षलंब आधार के बढ़ाए हुए भाग पे होता है। तीसरा नोट आपका था कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर रेखा के बीच हो तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। चौथा नोट था कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो वह दोनों समांतर रेखा के बीच होता है। यही तो पढ़े थे। तो इसलिए क्लास को थोड़ा सा रिवीजन बहुत जरूरी है। लोग वीडियो तो देख लेते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा ताकत रिवीजन में है। पढ़ने का तो सब पढ़ रहा है, साल भर से पढ़ रहा है, लेकिन ताकतवर मजबूत तेज वही है जो रिवीजन करता है। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो में थेल्स प्रमेय क्यों नहीं सिद्ध किए? क्योंकि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने से पहले कुछ थ्योरियों की जरूरत होती है, जो आज हमने क्लास में पढ़ाया है। इसे याद करिएगा, कल देखिएगा मक्खन की तरह सिद्ध होगा और मजा आएगा पढ़ने में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, है ना? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो आपके समक्ष मिलते रहे और मजा लेते रहें, पढ़ाई का आनंद उठाते रहें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।